तो काव्य दोष की बात हम कर रहे थे। काव्य दोषों में हमने पढ़ा था कि वे तत्व जो काव्य रस या काव्य सौंदर्य में स्थिरता, उपेक्षा या कोई विकृति पैदा कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य की अलग अलग आचार्यों द्वारा जो संज्ञा दी गई, किसी ने साक्षात मृत्यु कहा, किसी ने विष कहा, किसी ने कहा कि ये निर्दोषता है जो इसका अनिवार्य तत्व नहीं है। इस तरह से पढ़ते हुए हमने उसकी संख्या के बारे में जाना। सामान्य जो दोष होते हैं उनकी बात की हमने। मुख्य रूप से दोष कौन कौन से होते हैं उनकी बात की, जैसे शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। इसकी बात करते हुए शब्द दोषों में हम आए। शब्द दोषों में भी जो पद में दोष होता है वो हमने पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो वाक्य के अंतर्गत जिन दोषों को वाक्य दोष में गिना जाता है वो कितने होते हैं। इनकी संख्या 21 मानी गई है, और अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि कौन कौन से वाक्य दोष होते हैं। तो पहला होता है अक्रमत्व। कौन सा होता है? अक्रमत्व दोष। अब ये अक्रमत्व नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पदों का क्रम में ना होना। पद अगर क्रम में नहीं है, आगे पीछे उनका क्रम हो गया है, जहां वो आने चाहिए वहां नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? वहां पे उसके अंदर अक्रमत्व नामक काव्य दोष हो जाता है। देखिए, राम गए फिर वन में पहुंचे कुछ दिन में। राम गए फिर वन में पहुंचे कुछ दिन में। तो ये देखिए, ये क्रम से इसका प्रयोग नहीं है, इसलिए यहां पर कौन सा दोष हो गया? अक्रमत्व दोष हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अर्थ दोष के अंतर्गत है न्यून पद। न्यून का अर्थ होता है कम, थोड़ा। पद का पद हो गया अभीष्ट अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग न होना, यानी जिस अर्थ को हम चाह रहे हैं उसका जो वाचक शब्द है जिसके कारण वो अर्थ आए उसका प्रयोग ही ना हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? न्यून पद दोष माना जाता है कि वो पद वहां होना चाहिए था लेकिन वहां उसका प्रयोग नहीं किया गया, तो यानी उस शब्द की कमी रह गई, तो वो एक दोष माना जाता है काव्य में। जैसे कृपा अवलोकन होए तो सुरपति सो काम। अब कृपा अवलोकन से पहले यहां पर आपकी शब्द आना चाहिए और वो यहां पर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पद की यहां पर कमी रह गई, इस पद की यहां पर कमी रह गई। तो इस काव्य की पंक्ति में दोष कौन सा हो गया? न्यून पद दोष माना जाएगा। ये अगर आ जाता तो ये दोष हट जाता। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अधिक पद, अधिपदत्व या अधिक पद जो दोष है वो क्या है? इसमें क्या होगा? अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, जबरदस्ती और शब्द डाल दिया जाएगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस शब्द को डाल देना, उस पद को डाल देना अधिक पदत्व दोष में आता है। जैसे यहाँ न्यून पद में क्या है? पद दिया ही नहीं, बीच में रख दिया उसको, और यहाँ क्या करेंगे? जबरदस्ती एक और पद एक्स्ट्रा बिठा देंगे, तो अधिक पद दोष हो जाएगा, अधिपदत्व दोष हो जाएगा। जैसे अनावश्यक शब्द का प्रयोग, उस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जो तीर मोह मन ले गई, कहाँ गई वह तीर? देखो, जो तीर मोह मन ले गई, कहाँ गई वह तीर? तो ये एक जगह वाला अनावश्यक हुआ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोबारा से कह गई कहाँ गई हो, ठीक है। तो तीर, इसका प्रयोग अनावश्यक यहां पर हुआ है। अगला देखिए, अगला दोष है अपना कथित पद। इसमें क्या होता है? शब्द की अनावश्यक आवर्ती होती है, शब्द की अनावश्यक आवर्ती हो जाती है, यानी उस शब्द की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक उस शब्द की आवर्ती होती है, वहां पर कथित पद दोष होता है।
उससे अगला है भग्न क्रम। भग्न होता है टूटना, विच्छेद होना। तो क्रम का भंग हो जाना, क्रम का क्या हो जाना? भंग हो जाना, क्रम टूट जाना, क्रम सही नहीं होना, वहां पर क्या होगा? भग्न क्रम या क्रम भंग होना, ये भग्न क्रम दोष होगा। क्रम सही नहीं होगा, क्रम से आनी चाहिए कोई चीजें। जैसे रमा उमा बानी, रमा उमा बानी सदा विधि हरिहर के संग। अब इनका क्रम ऐसे होना चाहिए कि रमा हरि, उमा हर और बानी विधि। हरि हर और विधि ये क्रम होना चाहिए, 1 2 और 3 ये क्रम होना चाहिए। जबकि इन्होंने रखा क्या है? 1 2 और 3। यहां पर क्या हो गया? भग्न क्रम, काव्य दोष हो गया। इस क्रम से होना चाहिए। दूसरा है प्रसिद्धि हक। प्रसिद्धि का त्याग यहाँ पे हो रहा है। प्रसिद्ध प्रयोग विरुद्ध कथन हो रहा है। जो प्रयोग में प्रसिद्ध है उसके अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसा प्रयोग किया जाता है वैसा नहीं किया जा रहा है, इसके विरुद्ध कथन हो रहा है। जैसे देखिए, शशि की कली चिरकंठ लगाए। अब शशि की जो कली है वो चिरकंठ क्या लगाने के काम नहीं आ सकती। तो इसका प्रसिद्ध प्रयोग के विरुद्ध क्या किया गया है? कथन किया गया है। यहाँ पे प्रसिद्धि का त्याग किया गया है। जो चीज जिसके लिए प्रसिद्ध है उसका वहां प्रयोग नहीं दिखाया गया, इसीलिए यहाँ पर प्रसिद्धि हत काव्य दोष है। अगला है, अगले दोष की बात करते हैं, पर उत्कर्ष। उत्कर्ष को क्या करना? कम कर देना, न्यून कर देना, गिरा देना, उत्कृष्टता को गिरा देना। वहां पर क्या होगा? पर उत्कर्ष दोष होगा। जैसे किसी वस्तु की उत्कृष्टता बताकर फिर उसकी न्यूनता सूचित करना, वहां क्या होता है? पर उत्कर्ष दोष होता है। किसी वस्तु की पहले क्या बताएं? उसकी उत्कृष्टता बताएं और फिर उसी की न्यूनता बता दें, उसमें न्यूनता सूचित कर दें, तो वहां पर क्या होगा? पर उत्कर्ष दोष होगा। जैसे कह मिसरी कह ऊख रस, कह मिसरी कह ऊख रस नहीं पीयूष समान, यानी इसके पीयूष के समान कोई सा भी नहीं। फिर देखिए, कलाकंत कतरा अधिक तो अधरा रसपान। अब अधरा का जो रसपान है उसकी अधिकता बता दी, तो एक बार इसकी उत्कृष्टता बताई, फिर इसके मुकाबले न्यूनता सूचित कर दी। फिर यहाँ पर ये क्या हो गया? दोष हो गया, पर उत्कर्ष। अगला देखिए, हत वृत्त। हत वृत्त, वृत्त होता है छंद। वृत्त अथवा छंद का दोष युक्त होना। जिस काव्य पंक्ति में वृत्त या छंद दोष युक्त होगा वहां पर हत वृत्त काव्य दोष माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये हो गए शब्द दोष पूरे हो गए, जिनमें पदगत जो दोष थे वो भी आ गए और जो वाक्यगत दोष थे वो भी आ गए। अब हम बात करेंगे अर्थ दोषों की। काव्य दोष के अंतर्गत दूसरे प्रकार के जो अर्थ दोष की जब बात करते हैं तो अर्थ दोष में 23 प्रकार के दोष गिने जाते हैं। शब्द दोष की हम बात इससे पहले कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं अर्थ दोषों की। अर्थ दोष 23, इनमें से मुख्य जो है वो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रमुख अर्थ दोष हैं। जैसे पुनरुक्त है, पुनरुक्त, पुनर् यानी दोबारा, उक्त यानी कहना या कथन। देखिए, शब्द भेद से एक ही बात को कहना, यानी शब्द अलग अलग लेकिन बात वही, अर्थ वही, अथवा एक अर्थ का पुनः कथन। शब्द ही अलग अलग यूज किए गए हैं, बात एक ही है। जैसे देखिए, मृदु वाणी, देखो वाणी, बात, उक्ति। मृदु वाणी मीठी लगे बात कवि की उक्ति। देखिए, तीनों एक ही अर्थ है तीनों का, वाणी, बात और उक्ति। तो ये क्या हो गया? पुनरुक्त दोष हो गया, अर्थ दोष है ये पुनरुक्त। ठीक है, अगला है दुष्क्रमत्व। दुष्क्रमत्व, लोक या शास्त्र विरुद्ध क्रम से कथन।
लोक या शास्त्र में जो क्रम निर्धारित है, जो नियमानुसार बात होनी चाहिए, उसके अनुसार कथन का न होना उस नियम का जो उल्लंघन करता है या फिर उसके उल्टा होता है, वहां पर दोष कौन सा होता है? दुष्क्रमत्व होता है। जैसे देखिए, पैसे दे दो 5, कितने? 5, नहीं तो 10 ही दे दो। अब देखो, नियम के हिसाब से पहले कितने मांगे जाने चाहिए? 10 ज्यादा है ना, 10 पहले आने चाहिए कि भाई 10 रुपए दे दो या 10 पैसे दे दो, 10 नहीं है तो 5 दे दो। लेकिन ये तो कह रहा है कि पैसे दे दो 5, 5 नहीं तो 10 दे दो। तो ये तो लोक या शास्त्र का नियम नहीं कहता, इस तरह का नियम तो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ दुष्क्रमत्व। पहला है पुनरुक्त, किसी शब्द का पुनर्उपयोग करना उसी अर्थ में, उसी शब्द का। देखो, शब्द भेद से अर्थ एक है, शब्द अलग अलग ले लिए, जैसे बानी लिया, बात ली, उक्ति ली, तीनों का अर्थ एक ही है, शब्द भेद किया है सिर्फ। दुष्क्रमत्व में क्या है कि जो शास्त्र का, जो लोक व्यवहार का जो नियम है, उसका पालन नहीं है, उसका क्या हो रहा है? उसके विरुद्ध कथन हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए, पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। भाई 5 ही नहीं है तो 10 कहां से दे देगा? ठीक है, अब बात करते हैं अगले अर्थ दोष की, जो कि अगला दोष है व्याहतत्व। किसी वस्तु का उत्कर्ष दिखाकर उसी का अपकर्ष दिखाना। व्याहतत्व दोष में क्या होगा? किसी वस्तु का पहले उत्कर्ष दिखाया जाएगा, फिर उसी का अपकर्ष, उसका अपोजिट दिखाया जाएगा। जैसे कमलवादिनी का वदन है कमल से बढ़कर मनोहर। पहले इसको कमलवादिनी बताया, फिर इसको कमल से बढ़कर बताना, ये एक बार उत्कर्ष दिखाकर फिर अपकर्ष दिखाना है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से इस पंक्ति के अर्थ में वो परिवर्तन आ गया। कौन सा? किसी वस्तु का उत्कर्ष पहले दिखाया, उसके बाद अपकर्ष दिखाया। इस वजह से क्या हुआ? यहाँ पर व्याहतत्व दोष, और वो भी अर्थ दोष है। कौन सा है? अर्थ दोष, व्याहतत्व अर्थ दोष। अगला है अपुष्टत्व। अपुष्टत्व ऐसा प्रयोग जिससे अर्थ में कोई विशेषता प्रकट नहीं हो रही हो। ऐसा प्रयोग जिससे अर्थ में कोई विशेषता प्रकट ना हो, यानी उसकी वजह से कोई विशेषता तो नहीं आ रही है, उसका प्रयोग कर दिया जाए। जैसे यहां पर देखिए, ऊदो अति बड़े गगन उज्ज्वल चारुमय। अति बड़े गगन में उज्ज्वल चारुमय, तो अति बड़ा, उज्ज्वल और चारु, यहां उज्ज्वल है, ये अति बड़ा है, इनका प्रयोग क्या है? अर्थ में इनसे कोई विशेषता प्रकट नहीं हो रही है, इससे इसका प्रयोग ना हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अनावश्यक विशेषणों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है? अपुष्टत्व दोष है, क्योंकि इनका प्रयोग हुआ लेकिन इनकी जो विशेषता जो ये बता रहे हैं उनकी पुष्टि भी नहीं हो रही है, तो फिर इनका प्रयोग यहाँ पर गलत है। इसी वजह से ये क्या हुआ? एक दोष हुआ। अगला है ग्राम्यत्व। ग्राम्यत्व हम पढ़ चुके हैं शब्द दोष में भी, कि गंवारू या ग्रामीण शब्दों का जहां प्रयोग होगा, जैसे वो मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, वो हमने उदाहरण पढ़ा था। मुंड वहां पर क्या था? गंवारू शब्द का प्रयोग था, ग्रामीण शब्द का प्रयोग था, तो ये तो ग्राम्यत्व हुआ। अब अगला दोष पढ़ते हैं, कौन सा है? अगला दोष है संदिग्ध। संदिग्ध की जब बात करते हैं तो संदिग्ध हमें ये बताता है कि जहां अनेक अर्थ हो तथा अभीष्ट अर्थ का निश्चय ही ना हो। अर्थ कई सारे होंगे और जो अभीष्ट अर्थ हमें चाहिए उसका हम निश्चय जहां नहीं कर पाते, वहां पर कौन सा दोष होता है? संदिग्ध नामक अर्थ दोष होता है। क्योंकि अर्थ वहां पर क्या होता है? संदिग्ध होता है कि कौन सा लें कौन सा ना लें, संदेह की स्थिति रहती है। इसके अलावा अन्य कई अर्थ दोष हैं जो काव्य में गिने जाते हैं, उनकी हम सिर्फ नाम से उनको जान लेते हैं कि कौन कौन से और होते हैं। बाकी ये जो महत्वपूर्ण थे ये हमने अर्थ दोष पढ़ लिए हैं। अब देखिए, एक होता है कष्टार्थ।
कष्टार्थ, नियम परिवर्तित, निर्हेतुत्व, प्रसिद्ध विरुद्ध, ये होगा विद्या विरुद्ध। अगला है प्रकाशित विरुद्ध, जो प्रकाशित है उसके विरुद्ध, निर्युक्त, पुनरुक्त, ये भी अर्थ दोष है। सहचर भिन्न, सहचर भिन्न नामक भी एक अर्थ दोष है। तो ये तो सिर्फ नाम से याद रखने, हमें इसके ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है कि कष्टार्थ, नियम परिवर्तित, निर्हेतुत्व, प्रसिद्ध विरुद्ध, विद्या विरुद्ध, शाकांक्ष, प्रकाशित विरुद्ध, निर्युक्ति, पुनरुक्ति, सहचर भिन्न। ठीक है। और संदिग्ध वाला हमने पढ़ा कि जहाँ अनेक अर्थ होंगे तथा अभिष्ट जो अर्थ है उसका निश्चय हम नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार ये हमारे अर्थ दोष यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे प्रमुख प्रकार रस दोष की। रस दोष कितने होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे प्रमुख दोष हमने यही माना था कि शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष में सबसे प्रमुख कौन सा होता है? रस दोष होता है। और रस कोई पंक्ति में होता है या काव्य में होता है जिसका कोई कोई अर्थ होता है, तो अर्थ पर डिपेंड करता है, और अर्थ किसी न किसी शब्द का होता है, इसलिए वो शब्द पर आश्रित होते हैं। तो शब्द, अर्थ और रस दोष ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। इसी वजह से रस प्रमुख है, लेकिन गौण रूप में रस दोषों की बात करें तो रस दोष सबसे प्रमुख दोष होते हैं। काव्य के अंदर सबसे प्रमुख दोष माने जाते हैं रस दोष। टोटल इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो संख्या के मामले में ये कितने हैं? 10 हैं। 10 रस दोष माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है स्व शब्द वाच्य, स्थायी भाव या संचारी भाव का स्व शब्द द्वारा स्पष्ट कथन करना। जो काव्य के अंदर स्थायी भाव हैं, जो संचारी भाव हैं, उनका खुद के शब्दों में स्पष्ट कथन क्या कहलाएगा? स्व शब्द वाच्य कहलाएगा। दूसरा है कष्ट कल्पना, रस के विभाव, अनुभव का कष्टता से ज्ञान होना, यानी काव्य के अंदर जो रस है उसका जो विभाव, अनुभव है, उनका ज्ञान होने में क्या हो? कष्टता हो, तो वो होती है कष्ट कल्पना। अगला है प्रतिकूल विभाव आदि ग्रह। प्रतिकूल यानी विपरीत, उल्टा। इसमें क्या होगा? रस के विरुद्ध विभाव, संचारी भाव आदि का उल्लेख होगा। जो रस है उसके विरुद्ध भाव होंगे, ये विभाव और संचारी भाव दोनों उसके विरुद्ध होंगे, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? प्रतिकूल विभाव आदि ग्रह रस दोष माना जाएगा। और अगर कष्टता से विभाव अनुभव का ज्ञान हो रहा है तो वहां पे कष्ट कल्पना, और अगर स्थायी भाव या संचारी भाव का खुद के शब्दों में कथन किया जा रहा है, स्पष्ट कथन कर रहे हैं, तो वहां पर स्व शब्द वाच्य हो जाएगा। अगला है पुनर्दीप्ति। पुनर्दीप्ति है कि एक ही रस का बार बार वर्णन करना, एक ही रस का बार बार क्या कर देना? वर्णन कर देना, पुनर्दीप्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब अगले इसकी बात करते हैं, तो अगला है अकांड प्रयत्न। असमय में रस का वर्णन, असमय में अगर रस का वर्णन किया जा रहा है तो वो क्या होगा? अकांड प्रयत्न रस दोष होगा। दूसरा है अकांड छेदन। अकांड छेदन, असमय रस का क्या हो जाना? भंग हो जाना, वो क्या होगा? अकांड छेदन के अंतर्गत आएगा। अंगभूत रस की अभिवृद्धि, यानी जो प्रधान रस है उसकी अपेक्षा गौण रस का उल्लेख। जो प्रधान रस है उसकी तो क्या हो रही है यहाँ पे? उपेक्षा हो, और जो गौण रस है उसकी क्या हो जाए? उसका उल्लेख कर दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा? अंगभूत रस की अभिवृद्धि। ठीक है। अगला है अनुसंधान की विस्मृति। अनुसंधान की विस्मृति की जब बात करते हैं तो उसमें ये होगा कि अवान्तर प्रसंगों में नायक आदि का विस्मरण। अवान्तर प्रसंगों में नायक आदि का विस्मरण, विस्मरण होता है भूलना, स्मृति का न रहना। ठीक है। तो अवान्तर प्रसंगों में नायक आदि का क्या हो जाना? कोई चीज भूल जाना, विस्मरण हो जाना। ठीक है। प्रकृति विपर्यय, प्रकृति विपर्यय, विपर्यय का अर्थ ही उल्टा ही होता है, विपरीत। ठीक है। तो इसमें देखिए कि नायक की प्रकृति स्वभाव के विरुद्ध वर्णन,
नायक की जो प्रकृति है या उसका जो स्वभाव है उसके विरुद्ध जहां वर्णन कर दिया जाता है वहां पर क्या होगा, प्रकृति विपर्य, रस दोष होगा। अगला है अनंग वर्णन। अनंग वर्णन के अंतर्गत आएगा कि रस के अनुपकारक का वर्णन। जो रस के अनुपकारक हैं यानी जो उपकारक नहीं हैं उनका वर्णन जहां होगा वहां पर कौन सा दोष होगा, अनंग वर्णन रस दोष होगा, जो कि काव्य का सबसे प्रमुख दोष माना जाता है। तो ये तो बात हुई अपने काव्य के अंतर्गत आने वाले रस दोषों की। धन्यवाद।